अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 14 और जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने इससे पिछला आर्टिकल पढ़ा रेजोनेंस और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के रेजोनेंस की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या इसके यूज़र्स हैं। रेजोनेंस में बेटे मैंने आपको बोला कि तमाम चीज़ों के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे होते हैं। बाकी जो इंटीरियर लेवल के ऊपर हमें किसी मालिक्यूल की हमें नेकेड आई से उसकी वाइब्रेशन तो नज़र नहीं आती, लेकिन इटसेल्फ वो जो मालिक्यूल होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। रेजोनेंस के अंदर बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो हम उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ मैच कर जाती है तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे एक झूला है वो खुद ही ऑसिलेट कर रहा है, जब हम उसके ऊपर क्या लगाएं, एक पीरियोडिक फोर्स लगाएं, तो अगर हमारे फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड दी रेजोनेंस। इसी तरह बच्चे जो तमाम मटेरियल होते हैं उनके एटम्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट कर रहे होते हैं। जब भी हम उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अगर हम उसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं यानी कि मुसलसल उसके ऊपर बार बार फोर्स लगा रहे हैं, अगर हमारे फोर्स लगाने का फ्रीक्वेंसी उस मटेरियल के एटम की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो वो रेजोनेंस हो जाती है। उस रेजोनेंस की वजह से उस मटेरियल के जो एटम होते हैं वो अपनी जगह से लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं जिससे उनके टूटने का खदशा भी होता है। हम जो बात कर रहे थे रेजोनेंस की, आज जो हमारा टॉपिक है रेजोनेंस की, हमने एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। और रेजोनेंस कब होती है कि जब ड्राइव्ड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। तो इसके अंदर हम आज कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। हम इसके अंदर जो है वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इसकी एप्लीकेशन है रेजोनेंस की, हम ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इसकी एप्लीकेशन है, हमारे पास जितने भी एलसी ऑसिलेटर सर्किट जिसे कहते हैं, हमारे जितने भी टीवी हैं, हमारे जितने भी मोबाइल्स हैं वो इसी रेजोनेंस की वजह से ऑपरेट होते हैं। और बिल्डिंग और ब्रिज की जो वाइब्रेशन होती है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये तो खैर हम इस टॉपिक हमारे चैप्टर में नहीं है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चे क्या है, माइक्रोवेव ओवन, जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाना गर्म भी करते हैं। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वेव्स माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल होती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ से, यानी कि ये देखो, ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड की है और इस पिक्चर के अंदर ज़रा गौर से देखो कि ये माइक्रोवेव ओवन है। अब आप देखकर ज़रा अच्छा लग रहा है कि हमें गोश्त खाने को मिलेगा। लो यहाँ से बच्चे जो माइक्रोवेव ओवन वेव भेजेगा, माइक्रोवेव ओवन तो इसी कहते हैं, और इस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है। और फ्रीक्वेंसी ये ज़रा गौर से देखो 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 से लेकर कितनी 3 से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ही यहाँ पे माइक्रोवेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यहाँ पे इस जो हमने बीच में चिकन रखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें वाटर फूड है, कोई भी फूड है बच्चे, उसमें वाटर मालिक्यूल होते हैं। और ये जो वेव्स हैं जाके इसके अंदर जो वाटर मालिक्यूल्स हैं, उन वाटर मालिक्यूल्स के अंदर जो हमारी फूड है, हमारा यहाँ पे जो चिकन रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर मालिक्यूल को जाके वेव्स हिट करेंगी और वेव जाके वाटर मालिक्यूल को ऑसिलेट करवाएंगी। और जैसे ही वाटर मालिक्यूल बच्चों यहाँ पे क्या होंगे, ऑसिलेट होंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका आपस में कुलयन बढ़ेगा और कुलयन के नतीजे में वो एनर्जी लॉस करते हैं और वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो फूड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये इसकी कहानी है टोटल। तो यहाँ पे बच्चों वही बातें लिखी हुई हैं कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ अब 12 सेंटीमीटर बताई हुई है। दी वेव्स आर स्कैटर्ड थ्रू दी ओवन, यानी कि वेव ओवन से निकलती हैं। माइक्रोवेव्स मेक अ फ्रीक्वेंसी मेक्स अ वाटर मालिक्यूल फूड टू ऑसिलेट। वही बताया कि इसके अंदर जो फूड के वाटर मालिक्यूल होते हैं, वेव्स उनको ऑसिलेट करवाती है। द वाटर मालिक्यूल कोलाइड विद वन अदर, एक दूसरे से टकराते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यूरिंग दीज कोलाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मालिक्यूल चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, यानी कि वेव्स आती हैं वो वाटर मालिक्यूल को ऑसिलेट करवाती हैं और वाटर मालिक्यूल्स को जब ऑसिलेशन बढ़ती है तो उनका कोलाइन बढ़ता है, कोलाइन से वो एनर्जी लॉस करते हैं और वही एनर्जी से खाना गर्म हो जाता है।
जाता है। दिस हीट वार्म द फूड। फूड कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड कैन बी हीटेड इन अ माइक्रोवेव ओवन। प्लास्टिक और वैसे जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं डू नॉट हीट अप सिग्निफिकेंटली, वो ज़्यादा गर्म नहीं होते क्योंकि उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नहीं होते। तो सिंपल बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन में जब वेव्स क्रिएट होती हैं वो फूड के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ऑसिलेट, और जब फूड के मॉलिक्यूल ऑसिलेट होते हैं, यहाँ से देखिएगा फूड के मॉलिक्यूल ऑसिलेट होते हैं तो वो उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन से वो कुलयन बढ़ता है, कुलयन से वो एनर्जी लॉस करते हैं और उसी एनर्जी से खाना गर्म हो जाता है। तो उसके बाद बच्चों सेकंड है ट्यूनिंग और रेडियो। ट्यूनिंग और एनालॉग रेडियो, जो एनालॉग बच्चे जो पुराने रेडियो होते थे जिसको नॉब के जरिए हम उसकी ट्यूनिंग करते थे। अ पर्टिकुलर स्टेशन है बेस्ड ऑन रेजोनेंस। लो बच्चों कहानी ये है कि जस्ट लग देखो कि यहाँ पे ये हमारे पास एक एंटीना है जो हमारा मेन, जिससे हम सिग्नल रिसीव करते हैं, ये एंटीना है। अब एंटीना से अब आपके पास डिफरेंट वेव्स आ रही हैं। अब जैसे ही बच्चों इसके अंदर इस वेव की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 100 गीगाहर्ट्ज़ है, तो जब हमारे इसके अंदर ये जो रेडियो के अंदर एंटीना है इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हम सेट करेंगे, 100। यहाँ से हम सेट करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 100। जब इसके रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी एडजस्ट हो जाएगी, 100। एंटीना से जो आ रही है उसकी भी कितनी, 100। दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर देंगी, रेजोनेंस हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो। इसी तरह हमारा मोबाइल भी बच्चे कॉल इसी वजह से रिसीव करते हैं। हमारे मोबाइल के साइड पे भी एक एंटीना होता है। जैसे ही एक कॉल आती है एक सर्टेन नंबर से और उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, तो अब बेसिकली तो यहाँ पे मल्टीपल कॉल आ रही है लेकिन हमारे मोबाइल पे बेल नहीं बजती। जैसे ही हमारे मोबाइल के अंदर उसी फ्रीक्वेंसी की कॉल आएगी जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे मोबाइल के जो एंटीना है उसके जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी की कॉल आएगी, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करेंगी, रेजोनेंस हो जाएगी। इसी तरह डिश एंटीना, डिश भी बच्चे इसी तरह से ट्यून होती है। हम रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, हमारा चैनल जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एंटीना के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑसिलेट करवाता है। अगर स्पेस में उसी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल मौजूद हुआ तो वो मैच कर देंगे, रेजोनेंस होगी और हमारा जो टीवी है उस चैनल को पिक कर लेगा। तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, कहता है कि हमारे पास क्या करते हैं कि टर्निंग रेडियो नॉब को टर्न करते हैं, चेंज इनटू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि हम यहाँ से अपने एंटीना को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाते हैं जो हमने खुद से एडजस्ट की। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड टू बिकम इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर ट्रांसमिशन से आ रहे हैं, ऑफ द डिजायर्ड रेडियो स्टेशन। व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज बिकम इक्वल, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमने एडजस्ट की होगी और जो फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमीटर से आ रही होगी, जो जहाँ से हमने सिग्नल को रिसीव करना है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो जाती है और अलोंग द स्टेशन टू बी हियर्ड, और उसके बाद हमें स्टेशन जो है वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चों ये आपके पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी ब्रिज वाइब्रेशन। सोल्जर आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप क्रॉसिंग अ ब्रिज। बच्चे देखो नॉर्मल ये जो इस तरह से बड़े बड़े ब्रिज होते हैं इनको हम स्पैन ब्रिज कहते हैं, और ये मुसलसल क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इनके जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज फर्ज कर लें मैंने आपको समझाने के लिए 100 हर्ट्ज है। तो अगर बच्चों इसके ऊपर जो कार हैं या जितने भी व्हीकल्स हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी भी 100 होगी तो ये ब्रिज लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, और मे बी लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो सोल्जर को ये कहा जाता है, यानी कि जो स्पाई होते हैं उनको कहा जाता है अगर आपने किसी भी इस तरह के स्पैन ब्रिज को ट्रैवल करना है या क्रॉस करना है तो आप मार्च करते हुए ना मार्च करें। आपने मार्च में अक्सर आपने फौजी परेड में देखा होगा कि जब यहाँ पे 20 या 30 या 40 लोग मार्च कर रहे हैं तो उनके पाँव की वाइब्रेशन बिल्कुल एक होती है, सेम हो जाती है और वो मुख्तलिफ होती ही नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि अगर उनके पाँव की जो वाइब्रेशन है वो इकट्ठे ऊपर पाँव लेके जा रहे हैं, इकट्ठे नीचे लेके जा रहे हैं, अगर उनकी वाइब्रेशन जो है वो ब्रिज की वाइब्रेशन से अगर मैच कर गई तो ब्रिज के टूटने का खतरा होता है। इफ द सोल्जर, कहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द सोल्जर मार्च करते हुए, वैसे तो जितने मर्जी गुजर जाए कोई हर्ज नहीं क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ
their footstep may become equal to the natural frequency of the bridge, क्योंकि अगर वो 100 लोग जा रहे हैं या 50 लोग जा रहे हैं तो अगर उनके जो पाँव की फ्रीक्वेंसी एक होगी तो वो तो मिलने के चांसेस हैं, अगर सबकी डिफरेंट होगी तो नहीं है। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि अगर कोई भी ब्रिज जाए तो वहाँ पे मार्च करते हुए यानी कि परेड करते हुए नहीं जाना, सिंपल गुजर जाए, कोई हर्ज नहीं। रेजोनेंस कहता है मे अकर हो जाती है, द ब्रिज मे वाइब्रेट विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड और दिस कैन, ये हो सकता है डेंजरस और मे डैमेज दी ब्रिज, वो ब्रिज को तोड़ सकता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्लेन्स। एरोप्लेन विंग से एक्सपीरियंस फोर्स सच एज, लो बेटे जो जहाज के पर हैं वो कौन की, एरोडायनामिक फोर्स, हवा की फोर्स है, टर्बुलेंट फोर्स। टर्बुलेंट फोर्स बेटे ये होती हैं कि जहाज का बाज का जो फोर्सेस हैं वो अनप्रिडिक्टेड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो उनकी स्पीड भी गड़बड़ होती है, जहाज का बैलेंस भी ख़राब हो जाता है, उसको हम टर्बुलेंट फोर्स कहते हैं। इंजन बचे उसके जो प्रोपेलर होते हैं बड़ी हैवी जो है वो फोर्स जनरेट करते हैं, वाइब्रेशन, उससे भी जहाज क्या करता है, वाइब्रेट करता है। कहते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोर्सेस बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंग, विंग्स के जो मटेरियल है उसके एटम्स भी अपने एक खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर कहते हैं हवा की फ्रीक्वेंसी, इंजन की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, जो टर्बुलेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर उस विंग्स के मटेरियल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो एटम्स होते हैं वो मैच कर जाएगी तो वो पॉसिबल है कि अगर एक विंग ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करे, दैट विल बी डेंजरस फॉर प्लेन, और प्लेन जो है वो बैलेंस अपना लूज कर सकता है। यहाँ पे और देखो ये बच्चे आपके पास है टर्बुलेंट बैलेंस, ये हवा का एरोडायनेमिक्स उसका, और ये इंजन की जो है ये प्रोपेलर होता है, और ये विंग्स, ये देखो गौर से अगर नॉर्मल देखें ये आप उसकी नॉर्मल वाइब्रेशन है, लेकिन अगर वो कहता है कि अगर ये पॉसिबल है कि ये लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे और लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो जहाज अपना सारा बैलेंस खो सकता है। तो ये हैं यहाँ तक आपके इसकी 3 एप्लीकेशन जो हैं आपके बुक में लिखी हुई है। नंबर 1 आपकी लिखी हुई है माइक्रोवेव ओवन लिखी हुई है, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो है, और दूसरा ब्रिज वाइब्रेशन है, उसके बाद एरोप्लेन विंग्स है, ये हैं, और ये जो हैं ये लास्ट में ये हैं साइड इंफॉर्मेशन में, ये साइड इंफॉर्मेशन में, और ये भी आपको करनी है क्योंकि पेपर में यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। ये साइड इंफॉर्मेशन में आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप बोल सकते हो कि साउंड रेजोनेंस होती है बच्चों, क्या हो सकती है, साउंड रेजोनेंस हो सकती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसमें बच्चों देखो ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो वुडन बॉक्स में जाती है, और वुडन बॉक्स की फ्रीक्वेंसी और साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो यहाँ पे हमें बैलेंस साउंड आती है, ये इसको आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस। बच्चे क्या होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे हम MRI कहते हैं। MRI जब डॉक्टर को बंदे कि किसी भी मर्ज का पता ना चल रहा हो, उसका ब्रेन में प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, तो फिर डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि आप क्या MRI करवाओ, तो तब उसे क्लियर होगा। MRI से बनता है बच्चे क्या है, MRI इज एन इम्पॉर्टेंट मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है बच्चे, यानी कि अगर मेडिकली किसी बंदे का कोई उसका जो इशू है, उसकी जो बीमारी है वो समझ नहीं आ रही तो फिर MRI करवाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज यूज टू मेक द न्यूक्लियाई, उसको ऑसिलेट करते हैं, द न्यूक्लियाई ऑब्जॉर्ब एनर्जी, द पैटर्न ऑफ ऑब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर इन्हांस्ड इमेज। तो इस तरह से बच्चे ये बंदा मशीन में चला जाता है और उसके ब्रेन का जो है वो सारा डिटेल्ड इमेज इस तरह से आ जाता है। ये कैसे आता है वो एक अलग कहानी है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। उसके बाद लास्ट में है रेजोनेंस ऑफ स्विंग, ये भी साइड इंफॉर्मेशन में। एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग कैन बी इंक्रीज बाय अप्लाइंग a suitable periodic फोर्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक झूला अगर ऑसिलेट कर रहा है, अगर आप उसके ऊपर पीरियोडिक फोर्स उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि उसकी बच्चों जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है वो मस्ट बी इक्वल टू होनी चाहिए किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे भी वही लिखा है बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ पुशेस और इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये देखो यहाँ पे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये झूला नेचुरल फ्रीक्वेंसी से
ऑसिलेट कर रहा है, जब यहाँ पे पुश, यहाँ पे पुश, बार बार आप क्या लगा रहे हो, पुश, अगर आपके पुशिंग की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो झूला लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और उसके ऊपर जो बैठा हुआ बच्चा है वो गिर भी सकता है। तो ये लास्ट में आपके पास है पॉइंट टू बी पॉन्डर। आप लिखा होता है आप थिंक डीपली और केयरफुली, आप इसके बारे में सोचिएगा। तो ये लिखा हुआ है टोकोमा नैरो ब्रिज। ये एक एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, पॉइंट टू पॉइंटर के साइड इंफॉर्मेशन में आपके लिखा हुआ है कि टोकोमा ब्रिज है, ये वाशिंगटन अमेरिका में है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं बेटे, जब ब्रिज होते हैं उसको तामीर करते वक्त इंजीनियर जो है वो रेजोनेंस का ज़रूर ख्याल रखते हैं। टोकोमा नैरो ब्रिज है, ये एक बारीक ब्रिज था वाशिंगटन में, यूएस अमेरिका के अंदर, इज़ अ फेमस एग्जांपल ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। यानी कि रेजोनेंस का जो सबसे डेंजरस इम्पैक्ट था वो ये टोकोमा नैरो ब्रिज को इसने इम्पैक्ट किया था। कहता है ये ब्रिज कब खोला गया था ट्रैफिक के लिए, जुलाई 1940। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना कि टोकोमा ब्रिज जो ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ था 1940, और ये उसके बाद ये बच्चों कोलैप्स कब कर गया था, 7 नवंबर 1940। यानी कि यूँ समझ लें जुलाई 1940 में ये ओपन हुआ, उसके बाद उसी साल नवंबर के अंदर ये कोलैप्स कर गया। और कोलैप्स करने की साइंटिस्ट ने रीज़न ये बताई कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली और उस हवा की फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज के ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, जिसकी वजह से ये ब्रिज जो है वो ब्रेक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड बिकम close to the natural frequency of the bridge, as a result resonance हो गई, the vibration become large, the bridge cannot withstand a large vibration and collapse। यानी कि उसने बोला कि जब जो बच्चे हवा है बहुत तेज़ चली और हवा की वाइब्रेशन और इस ब्रिज की वाइब्रेशन जो है वो क्या करगी, मैच करगी। ये देखो विंड की वाइब्रेशन, अ पार्ट ऑफ द ब्रिज ब्रोक, टूट गया, ब्रोक ऑफ हो गया, एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गया। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ये आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखें इतना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोकोमा नैरो ब्रिज कोलैप्स ड्यू टू लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द रेजोनेंस। सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप काफ़ी था। तो रिमेंबर आपको क्या रखना है कि विंड फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई तो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस से एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन लार्ज हुई और ब्रिज जो है वो टूट गया। और ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर हैं जो कि यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अभी भी पड़ी हुई हैं, और ये उनकी ब्रिज के, ये देखो पानी में गिर गया। तो ये इस तरह से कोलैप्स हुआ था ड्यू टू दी रेजोनेंस। और लास्ट में बच्चों ये आपके क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जस्ट आपने खुद से रीड करने हैं कि रेजोनेंस की डिफाइन क्या होती है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, ये ड्रिवन फोर्स, ये ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाई डू सोल्जर ब्रेक देयर स्टेप क्रॉस अ ब्रिज, ये एमसीक्यूज के लिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए गिव एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस इन म्यूजिक। और उसके बाद है डज अ रेडियो सेलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टेशन, कैसे करता है ये बताओ। वाई अ माइक्रोवेव ओवन कैसे खाना गर्म करता है, और वाई रेजोनेंस कैन बी डेंजरस, कैसे डेंजरस हो सकती है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको याद करना है और इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।